पेरिस कॉर्नर की तरफ से ये दो बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम्स रिफाकत और रिफाकत अडॉन, इन दोनों के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे पेरिस कॉर्नर की तरफ से आने वाले दो बहुत ही पॉपुलर, दो काफी चर्चित और अमेजिंग परफ्यूम्स के बारे में, जो है पेरिस कॉर्नर रिफाकत और रिफाकत अडॉन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों 10 ml के सैंपल वाइल्स हैं, डिकेंट्स हैं, जो मुझे आर फ्रेग्रेंसेस की वेबसाइट से मिल गया और पर डिकेंट मुझे लगभग 200-250 रुपए का पड़ा है। और इनका जो फुल 85 ml बॉटल है वो आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से 1400 से 1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। दोनों का ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि इन दोनों में कम से कम 15 से 20% तक का एसेंशियल ऑयल और अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एज यूजुअल हर रिव्यू वीडियो में जैसा होता है, इनका खुशबू, परफॉर्मेंस, इनका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे चल के यूट्यूब मेरा कंटेंट और भी लोगों को सजेस्ट करे और मुझे भी ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं पेरिस कॉर्नर रिफाकत परफ्यूम के बारे में। इसका एक वार्म स्पाइसी, स्वीट, वुडी, इंसेंसी, बाल्समिक और वनीला बेस्ड खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका बिल्कुल शुरुआत में ही एक पेपर का वार्म स्पाइसी किक बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एलोमी रेजिन का खुशबू है, जो इसका ओपनिंग को एक बाल्समिक टच ऐड कर देता है और साथ ही साथ एक बहुत ही हल्का सा एक सिट्रसी फ्रेश नुएंस भी महसूस होता है। और ये जो है एलोमी रेजिन का एक बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक है। और ज्यादातर जो भी स्पाइसी खुशबू होता है ना, जहां पर ओपनिंग में स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पिंक पेपर, ब्लैक पेपर, वहां पर एक बाल्समिक और सिट्रसी टच को ऐड करने के लिए अक्सर परफ्यूमरी में एलोमी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लैक पेपर और एलोमी रेजिन का एक बैलेंस ब्लेंड यहाँ पर महसूस होता है। अक्सर क्या होता है, वो बैलेंस ब्लेंड जो है ब्लैक पेपर और एलोमी रेजिन का, वो काफी शार्प और पंची होता है, जिसकी वजह से वो काफी इरिटेटिंग भी होता है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक पेपर और एलोमी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्मूथ महसूस होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर पिंक पेपर का खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। अब पिंक पेपर का जो इंडिविजुअल खुशबू है उसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वो एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू है, थोड़ा सा हर्बल एलिमेंट्स उसमें महसूस होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट पाउडरीनेस उसमें फील होता है और थोड़ा बहुत इवन मैं कहूँगा कि एक रोज जैसा खुशबू उसमें से महसूस होता है। सो इंडिविजुअली पिंक पेपर का जो खुशबू है वो काफी सॉफ्ट और स्मूथ किस्म का खुशबू है। अब देखिए, यहाँ पर पिंक पेपर का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता तो नहीं चलता, लेकिन उसको ब्लैक पेपर और एलोमी के साथ कुछ इस तरीके से ब्लेंड किया गया है कि जो ओवरऑल वार्म स्पाइसी, बाल्समिक, सिट्रसी ओपनिंग है इस परफ्यूम का, वो शार्प होने के बजाय काफी स्मूथ महसूस होता है और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। काफी प्लेजेंट और प्यारा ओपनिंग है इसका। उसके बाद जब 5 मिनट ये परफ्यूम सेटल होता है, तब जो सिट्रसी एस्पेक्ट होता है एलोमी रेजिन का वो पूरी तरह से चला जाता है। लेकिन ब्लैक पेपर का जो वार्म स्पाइसी खुशबू है और एलोमी रेजिन का जो बाल्समिक एस्पेक्ट है वो अभी भी बरकरार रहता है, बहुत ही प्रॉपरली महसूस होता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया इंसेंसी खुशबू महसूस होता है, along with some very dry woody notes in the background। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर पॉलीबेनम यानी कि फ्रैंकिनसेंस का खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप इमेजिन कर लीजिए, अगर आप कभी भी चर्च गए हैं या गिरजाघर कभी आप गए हैं तो वहां पर जो प्रीस्ट्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो कुछ ऑलिवेनम क्रिस्टल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं वहां पर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। तो एग्जैक्टली वही चर्च इंसेंस का जो खुशबू है वो इस परफ्यूम में बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है और उसको वार्म स्पाइसी खुशबू के साथ काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। इसके साथ बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का फुल्का सा
सैफरॉन के थोड़ा सा एक स्पाइसी हिंट महसूस होता है, लेकिन एक बहुत ही डोमिनेंट खुशबू नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल स्पाइसी खुशबू है वो आपको ब्लैक पेपर का ही महसूस होगा। फिर लगभग 20-30 मिनट बाद जब ये परफ्यूम अपना ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होने वाला स्वीट, रिच, क्रीमी और पाउडरी वनीला का खुशबू फील होता है। और ओवरऑल जो ड्राई डाउन का खुशबू अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो इसका जो कंप्लीट ड्राई डाउन है, इसमें 4 तरीके का खुशबू का कॉम्बिनेशन आपको महसूस होगा। एक है स्वीट, रिच, क्रीमी वनीला का खुशबू। फिर दूसरा खुशबू जो है वो है वुडी, बाल्समिक और इंसेंसी ओलिबेनम यानी कि फ्रैंकिनसेंस का खुशबू। इसके साथ बैकग्राउंड में बहुत ही प्रॉपरली महसूस होने वाला एक वार्म स्पाइसी पेपर का खुशबू, और साथ ही में सपोर्ट करने वाले कुछ ड्राई वुडी खुशबू। सो इन चारों नोट्स का कॉम्बिनेशन आपको इसके ड्राई डाउन में महसूस होगा, जो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही अमेजिंग बनाता है इस परफ्यूम को। सो इसका ड्राई डाउन जो है दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली एंजॉय अ लॉट। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो खुशबू है वो काफी अल्यूरिंग और सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुझे एक बहुत ही एक्यूरेट क्लोन लगता है YSL का एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है जिसका नाम है बेबी कैट। मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 90 to 95% सिमिलरिटी है रिफाकत और बेबी कैट के बीच, लेकिन जो 5-10% डिफरेंस मुझे महसूस होता है, बहुत ही स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो बेबी कैट और रिफाकत के बीच मुझे 3 डिफरेंसेस बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है इन दोनों का ओपनिंग। YSL बेबी कैट का जो ओपनिंग है उसमें ब्लैक पेपर का जो स्पाइसी खुशबू है वो और भी ज्यादा शार्प महसूस होता है, एक बहुत ही कड़क किक मिलता है पेपर का YSL बेबी कैट में। जबकि यहां पर रिफाकत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, यहां पर ब्लैक पेपर और एलिमिनेशन का एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्लेंड महसूस होता है जो काफी स्मूथ है, और उतना एक स्ट्रॉन्ग या पंची किक महसूस नहीं होता है बेबी कैट की तरह। दूसरा डिफरेंस जो है वो है इन दोनों का ड्राई डाउन। YSL बेबी कैट की अगर हम बात करते हैं तो उसका ड्राई डाउन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू महसूस होता है जो बहुत ही एक स्मूथ, क्लीन, थोड़ा सा पाउडरी, मस्की, स्वेड लेदर का खुशबू, और उसको वनीला के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया बेबी कैट में, जो बहुत ही अमेजिंग और यूनिक बनाता है उसके ड्राई डाउन को। सो स्वेड लेदर का जो खुशबू है दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन केस ऑफ YSL बेबी कैट। जबकि रिफाकत के अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्वेड लेदर का जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा मेलोडोन महसूस होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर महसूस होता है ये, क्योंकि इसमें जो 4 प्रोमिनेंट खुशबू है यानी कि ब्लैक पेपर, ओलिबेनम, वनीला और वुडी नोट्स, ये चारों खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से इस परफ्यूम को डोमिनेट करके रखता है, जिसकी वजह से जो स्वेड लेदर का एक हल्का सा अंडरटोन महसूस भी होता है वो उतना प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। अगर आपका ट्रेंड नोज नहीं है तो आप बिल्कुल स्वेड लेदर को महसूस कर ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। तीसरा डिफरेंस जो YSL बेबी कैट और रिफाकत के बीच है वो है वनीला का इस्तेमाल। YSL का बेबी कैट परफ्यूम जो है उसमें जो वनीला यूज किया गया है दैट इज टिपिकल बर्बन वनीला। अब बर्बन वनीला का खुशबू क्या है, वो एक स्वीट, रिच, क्रीमी वनीला का खुशबू है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा एक रोस्टेड एलिमेंट महसूस होता है, थोड़ा सा एक स्मोकी फील आता है, और हल्का सा मैं कहूंगा कि एक बूजी रम जैसा खुशबू एक महसूस होता है। सो YSL बेबी कैट का ड्राई डाउन में जो वनीला फील होता है वो एक थोड़ा सा रोस्टेड, स्वीट, रिच, क्रीमी और बूजी किस्म का वनीला है। जबकि रिफाकत की अगर हम बात करते हैं तो जो वनीला यहाँ पर यूज किया गया दैट इज योर टिपिकल वनीला प्लानिफोलिया, जो बहुत ही कॉमन है फ्रेंच परफ्यूमरी में, और इसका भी एक स्वीट, रिच, क्रीमी खुशबू है, लेकिन इसका जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा एक स्टिकी स्वीटनेस है। बेबी कैट का जो वनीला है वो थोड़ा सा ब्रीजी महसूस होता है इसके कंपैरिजन में, वो उतना ज्यादा एक बंधा हुआ खुशबू की तरह महसूस नहीं होता है। जबकि रिफाकत में जो वनीला का खुशबू यूज किया गया है उसमें एक स्टिकी स्वीटनेस महसूस होता है, जिसकी वजह से ये एक बंधी हुई खुशबू जैसा फील होता है। और इसका वनीला जो है उसमें थोड़ा सा कैरेमल का एक सॉल्टी खुशबू महसूस होता है, थोड़ा सा एक चॉकलेटी फ्लेवर इसमें ऐड होता है। सो द डिफरेंस इन वनीला बिटवीन YSL बेबी कैट एंड पेरिस कॉर्नर्स रिफाकत इज वेरी वेरी एविडेंट, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का सेंट प्रोफाइल है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट अगर आप YSL बेबी कैट
और पेरिस कॉर्नर रिफाकत को साइड बाय साइड यूज कर लेंगे तो लाइक 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस। उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्लोन है, एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेट है YSL बेबी कैट का। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है, स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे का लॉन्जिविटी बहुत ही इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुत ही मॉडरेट प्रोजेक्शन रहता है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट की दूरी तक एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है थ्रू आउट। और अगर आप चलते हुए जाएंगे तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सियाज रहता है, लाइक कम से कम 2-2.5 फीट की दूरी से या फिर इवन 3 फीट की दूरी से कोई आपके पीछे से आ रहा है तो वो इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकता है। और इसका जो सेंट ट्रेल है वो हवा में काफी देर तक लिंगर भी करता है, जिसकी वजह से अगर आप चलते हुए जाएंगे ना तो काफी समय बाद भी वो खुशबू बाकी लोगों को महसूस हो सकता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर मैं इस परफ्यूम को ठंडे मौसम में यूज करने के लिए रेकमेंड करूंगा, या फिर आप इसको एक इवनिंग वेयर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकेजन्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर डेट नाइट्स या फिर स्पेशल ओकेजन्स के लिए ये सूटेबल है और तारीफें दिलवाने वाला खुशबू है। लाइक बेसिकली अगर आपको गोरमांडिश परफ्यूम पसंद आता है देन दिस परफ्यूम इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इन योर कलेक्शन। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8 या 8.5 आउट ऑफ 10। अब जो 1.5-2 मार्क मैंने कट किया इसमें से उसका कारण यह है कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो एक टिपिकल गोरमांड परफ्यूम के लिए बहुत ही एवरेज महसूस होता है, क्योंकि जो टिपिकल गोरमांडिश नोट्स होते हैं वो थोड़े से हेवी नोट्स होते हैं और कोल्ड वेदर में कम से कम उनका परफॉर्मेंस 8, 8.5 इवन 9 घंटे के ऊपर भी चला जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगता है, बट ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ, वेल ब्लेंडेड और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। सो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से रिफाकत। अब बात करते हैं पेरिस कॉर्नर रिफाकत अडोन परफ्यूम के बारे में। इसका एक वुडी, वार्म स्पाइसी, अर्दी, मॉसी, हल्का एम्बरी, बाल्समिक और थोड़ा पाउडरी किस्म का खुशबू है। जब इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही जो प्रोमिनेंट खुशबू आपको महसूस होगा वो है सीडर वुड, यानी कि देवदार के पेड़ का जो खुशबू होता है वो बहुत ही प्रॉपरली आपको इसका ओपनिंग में महसूस होगा। इसका जो खुशबू है वो एक बहुत ही वार्म, डैम्प, हर्बल और वुडी किस्म का खुशबू है सीडर वुड का। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लैक पेपर का एक वार्म स्पाइसी खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है और साथ में बैकग्राउंड में हल्का फुल्का ऑरेंज का सिट्रसी खुशबू भी महसूस होता है। फिर लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर जब ये परफ्यूम सेटल होता है तब ये जो ऑरेंज का जो सिट्रसी खुशबू है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और फिर पेपर का जो खुशबू होता है वो भी थोड़ा सा मेलोडन हो जाता है, लेकिन नोटिसेबल रहता है। पर सीडर वुड का जो खुशबू है वो अभी भी काफी बरकरार रहता है, बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। इसके साथ और भी कुछ अर्दी, हर्बल, मॉसी खुशबू जो है वो भी उभर कर बाहर आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोरिएंडर और ओकमोस का नोट्स को यूज किया गया है। आप यूं इमेजिन कर लीजिए, जो नदी किनारे जो पत्थर होते हैं ना, जो गीले पत्थर होते हैं उसमें जो काई जम जाता है, उस काई का जो खुशबू होता है एग्जैक्टली वही हर्बल, अर्दी, मॉसी खुशबू यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ एक और खुशबू है जो बहुत ही प्रोमिनेंटली उभर कर बाहर आता है, वो है पचुली का। और यहाँ पर जो पचुली खुशबू यूज किया गया है वो एक रिच, वुडी, अर्दी, हल्का स्वीट, थोड़ा बाल्समिक किस्म का खुशबू है और जब ये सीडरवुड का खुशबू के साथ कंबाइन होता है ना बहुत ही कमाल लगता है। सो ओवरऑल पहले 3-3.5 घंटे तक ये जो सीडरवुड, कोरिएंडर, ओकमोस और पचुली का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलेगा। इवन पेपर का खुशबू भी थोड़ा सा नोटिसेबल रहता है उसके अंदर। फिर 3-3.5 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब ये 4 नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मेलोडन हो जाता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी हद तक मेलोडन हो जाता है। फिर इसमें से एक बहुत ही स्वीट, क्रीमी, पाउडरी और पेस्ट्री जैसा वनीला का खुशबू उभर कर बाहर आने लगता है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक वार्म, हल्का एम्बरी, बाल्समिक खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है बेंजोइन का। सो ये वनीला और बेंजोइन का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया गया है इसके बेस में, वो इसका ओवरऑल सेंट प्रोफाइल को जो है थोड़ा सा और डेप्थ, रिचनेस और थोड़ा सा यूनिकनेस ऐड कर देता है। यही कॉम्बिनेशन जो है नोट्स का वो इस परफ्यूम को थोड़ा सा एक यूनिक टच ऐड कर देता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही
वार्म, इनवाइटिंग, थोड़ा सा फॉर्मल, मिस्टीरियस और सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। मतलब जब भी मैं इस परफ्यूम को स्मेल करता हूं देन आई इमीडिएटली गेट रिमाइंडेड ऑफ मूवी कैरेक्टर्स लाइक क्रिश्चियन ग्रे, जेम्स बॉन्ड एटसेट्रा। सो आप एग्जैक्टली उन्हीं कैरेक्टर्स को इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स मैंने मेंशन किया है उनका भी एक बहुत ही फॉर्मल एलिमेंट होता है, वो मिस्टीरियस होते हैं और उनका एक सेडक्टिव साइड भी होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ वाइब दैट आई गेट फ्रॉम दिस परफ्यूम। इससे कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो अब तक ऑनलाइन मैंने जितना रिव्यूज देखा है इस परफ्यूम का, वहां पर सब लोग कहते हैं कि दिस इज अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ YSL टक्सीडो। बट मैं इस बात से काफी हद तक डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो ऑरेंज का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है उसको जिस तरीके से सीडरवुड, पचुली, थोड़ा सा हर्बल, अर्दी ओकमोस का जो खुशबू है और उसके साथ साथ ब्लैक पेपर का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है, इन चारों नोट का जो कॉम्बिनेशन है ये शुरुआत में थोड़ा सा कुछ हद तक ये मुझे टेडी एमएस का याद दिलाता है। लेकिन मिड नोट से लेकर ड्राई डाउन तक जो इसका ट्रांजिशन रहता है वो काफी हद तक YSL टक्सीडो के साथ सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट 70 to 75% सिमिलरिटी होता है YSL टक्सीडो के साथ। जो मेजर डिफरेंस मुझे यहां पर महसूस होता है कि YSL टक्सीडो का जो ड्राई डाउन है उसमें रोज या फिर रोजवुड का जो एक खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ सिग्नेचर ऑफ YSL टक्सीडो। लेकिन वही रोज या फिर रोजवुड का जो खुशबू है वो यहां पर पूरी तरह से मिसिंग है रिफाकत अडॉन में। एक और डिफरेंस मुझे यहां पर यह भी महसूस होता है कि इनका जो ओपनिंग है वहां पर सिट्रसी खुशबू अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। YSL टक्सीडो के बारे में अगर बात करता हूं तो वहां पर बहुत ही जेनेरिक लाइम बेस्ड सिट्रसी खुशबू को यूज किया गया है, जबकि रिफाकत अडॉन में ऑरेंज बेस्ड सिट्रसी खुशबू को यूज किया गया है ओपनिंग में। सो ये एक और डिफरेंस है। इवन एक और डिफरेंस जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि YSL टक्सीडो में जो पेपर का खुशबू है वो थोड़ा सा और शार्प महसूस होता है और सीडरवुड के खुशबू के साथ थोड़ा सा और बैलेंस्ड लगता है, राइट। वहां पर सीडरवुड का एक ज्यादा खुशबू को यूज नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर सीडरवुड बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट महसूस होता है और यहाँ पर पेपर का जो खुशबू है वो थोड़ा सा और टोन डाउन लगता है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट अ वन ऑन वन स्पॉट ऑन क्लोन ऑफ YSL टक्सीडो, बट इट इज समथिंग इन दैट जॉनरा। अगर आपको YSL टक्सीडो परफ्यूम पसंद है तो 100% आपको ये परफ्यूम भी पसंद आएगा, दैट इज इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द बजट ऑफ अंडर 1500 रुपीज। सो उस हिसाब से मैं अगर इस पूरा कंपैरिजन को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगा तो आप इमेजिन कर लीजिए YSL टक्सीडो विथ अ टेडी एमएस लाइक ओपनिंग माइनस द रोजवुड नोट, बट मेड इन अ वेरी डिफरेंट वे and a slightly more earthy, more balsamic and a sweeter powdery kind of dry down। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है, स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे का लॉन्गेविटी मुझे मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। सीएच इसका बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कम से कम 1.5-2 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पेरिस कॉर्नर रिफाकत के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसका सियाज हवा में थोड़ा सा कम टाइम के लिए टिकता है। इसकी इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर कड़क गर्मी को छोड़कर आप बाकी सभी मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ठंडे मौसम में एक इवनिंग वेयर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर डेट नाइट्स, स्पेशल ओकेजन्स, कोजी रोमांटिक इवनिंग्स, कैंडल लाइट डिनर्स, इवन फॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स या फिर फॉर्मल इवेंट्स में भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8 या 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से रिफाकत अडॉन। तो इसी के साथ समाप्त होता है पेरिस कॉर्नर रिफाकत और रिफाकत अडॉन परफ्यूम्स का रिव्यू। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। वैसे अगर आप इनका फुल बॉटल को ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले इनका ऐसा 10 ml डिकेंट खरीद के टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट से जैसे आर फ्रेग्रेंसेस हैं, परफ्यूम डिकेंट्स इंडिया है, परफ्यूम पैलेस इंडिया है, स्प्लैश फ्रेग्रेंसेस है, हर जगह पर आपको इनका डिकेंट्स मिल जाएगा और वो भी 200-250 रुपए के प्राइस रेंज में। सो बहुत ही किफायती दाम पे आपको डिकेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी है इन दोनों परफ्यूम्स का, जिस तरीके से ये ब्लेंड किया गया है, जिस तरीके से इनका खुशबू को बनाया गया है, सो ओवरऑल इनका जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन तारीफें दिलवाने वाला खुशबू है, थोड़ा सा यूनिकनेस है इन दोनों परफ्यूम्स में।
सो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि इसे ब्लाइंड बाय करने से पहले आप इसके डिकेंड्स को पहले टेस्ट कर लीजिए, खुशबू पसंद आता है तो ही जाके आप इन दोनों परफ्यूम्स को कंसिडर कर सकते हैं। सो वैलेंटाइंस डे में या फिर और भी किसी ओकेजन में अगर आप इवनिंग डेट्स पे जाते हैं या फिर नाइट आउट्स पे जाते हैं, ये दोनों आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन के तौर पे साबित हो सकते हैं। तो अगर आपने इन दोनों परफ्यूम्स को यूज कर लिया है तो कृपया अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट से शेयर कीजिए। डेट नाइट्स के लिए आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सा है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।